हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पर्सनल ट्यूटर। आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया है, मतलब वायरसेस के साथ एडिशनल हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे जैसे वायरॉइड्स, प्रियॉन, लाइकेंस। ठीक है, तो हम वायरस से स्टार्ट करते हैं। और इन सब से स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पहले थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लें। मतलब एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दे के रखे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो हम उसको एक लाइन में लिख के और उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आने वाला है ना, तो हम लोग को वहाँ पे मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या करा, सबसे पहले नाम दिया वायरसेस को। मतलब वायरस जो टर्मिनोलॉजी है ये आई किसके थ्रू, पॉइजनस थिंग्स। वायरस का एक्चुअल में मतलब क्या है, पॉइजन या वेनम। तो इन्होंने क्या करा, नेम, मतलब उसकी नेमिंग करी। नेमिंग क्या करी, वायरस। वायरसेस का मतलब क्या होता है, पॉइजन, पॉइजन या फिर वेनम। ठीक है, तो ये दिया किसने नाम, लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर के बाद इवेनोवस्काय, डीजे इवेनोवस्काय जो थे, इन्होंने सबसे पहले वायरस को रिकॉग्नाइज किया, एक्सट्रैक्ट किया। कहाँ से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया उसे, टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, टोबैको प्लांट में जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है वहाँ से डिस्कवर किसने करा इसको, हमारे डीजे इवेनोवस्काय ने। और डीजे इवेनोवस्काय के बाद एक और साइंटिस्ट है, एम.डब्ल्यू. बीजरिंग। बीजरिंग जो है, एक काम करिए, एम.डब्ल्यू., डब्ल्यू.एम. इन सबको हटा देते हैं, सिर्फ बीजरिंग याद करिए आप। बीजरिंग जो है, इन्होंने एक टर्म दी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है एक फ्लूइड जो कि काफ़ी पॉइजनस है। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म से इस फ्लूइड को निकालोगे तो, और अगर आप इसे किसी और प्लांट के अंदर डाल रहे हो तो वो दूसरे प्लांट के अंदर भी डिजीज़ कॉज करवा देगा। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये पॉइजनस फ्लूइड है which is capable of producing disease in the another plant also when poured into it। ठीक है, तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम गिवन बाय बीजरिंग। बीजरिंग के बाद है स्टैनले। स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन करा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसे क्रिस्टल के फॉर्म में डिस्कवर करा। क्या होता है, जब वायरस हमारी बॉडी के बाहर होता है तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जहाँ पे वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। और जब हम इसको बॉडी के बाहर देखेंगे, आउट ऑफ द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, जो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बाहर देखेंगे तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कैरेक्टर शो नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन सेल्युलर या ए सेल्युलर भी बोला जाता है। इसलिए आज तक साइंटिस्ट इसको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं पे भी प्लेस नहीं होगा क्योंकि ये नॉन सेल्युलर या ए सेल्युलर है, और इसीलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब तक ये बाहर है किसी ऑर्गेनिज्म के तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शो करेगा। ठीक है, और दूसरा इसका सबसे अलग मैकेनिज्म क्या है, जैसे अगर हम लोग बैक्टीरिया या फंजाई और इन सब के बारे में देखेंगे, फंगी वगैरह के बारे में, तो ये लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके खुद अपने जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करने लगते हैं। लेकिन वायरसेस का ऐसा नहीं है, ये जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके सेल पर अटैक करता है और उसके ही सेल से खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। मतलब उसकी पूरी मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करता है और खुद को जो चाहिए, खुद को जो डेवलप होने के लिए, मल्टीप्लाई, रेप्लिकेट होने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो सारे स्ट्रक्चर्स ये हमारे सेल, मतलब किसी होस्ट सेल के ही यूज़ करके उनमें से खुद को रेप्लिकेट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो सिंथेसाइज करवाता है। मतलब उसकी पूरी मशीनरी का होल्ड कर लेता है कौन, वायरसेस। और ये क्या है, आउटसाइड एनी
होस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोलते हैं इन्हें, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन किसने करा इनका पहली बार, स्टेनले ने। इसके बाद है टियोडीनर। टियोडीनर जो है इन्होंने वायरॉइड्स डिस्कवर करे। ये ऊपर वाले सब क्या थे, वायरसेस के लिए थे, ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें थी वायरस के लिए। नीचे है वायरॉइड। वायरॉइड किसने डिस्कवर करा, टियोडीनर ने। डीनर के बाद प्रिजनर जो है, प्रिजनर ने प्रियॉन डिस्कवर करा। ठीक है, अब ये वायरॉइड, प्रियॉन, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसके पास मेनली दो चीज़ें हैं, एक है न्यूक्लिक मटेरियल और दूसरा है उसके पास बाहर के कोटिंग, ये कोटिंग। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दे के रखा हुआ है ना, और ये इसके अंदर ये न्यूक्लिक मटेरियल है ना। ये साइड में से जब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ तो ये इस तरह का दिख रहा है। तो ये जो बाहर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इससे बोलते हैं कैप्सिड। ये क्या है, कैप्सिड। और इसकी जो एक ये इंडिविजुअल यूनिट है, ये क्या है, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर। और ये जब साथ में है सब तो इनको क्या बोला है, कैप्सिड। इट प्रोटेक्ट्स दी न्यूक्लिक मटेरियल। ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो है बाहर, आउटसाइड जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैप्सिड। सिंगल यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर। और ये प्रोटीनिशियस है और ये हेल्प करता है किसको बचाने में, न्यूक्लिक मटेरियल को। अच्छा, न्यूक्लिक मटेरियल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, या तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। ठीक है, लेकिन या तो सिर्फ आरएनए होगा या फिर सिर्फ डीएनए होगा, दोनों साथ में डीएनए एंड आरएनए बोथ आर नेवर प्रेजेंट इन अ वायरस। ठीक है, और अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स के अंदर डिजीज कौन करवाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और एनिमल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लांट के अंदर सबसे कौन कॉमन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा टेडपोल के जैसा, इसको टेडपोल लार्वा लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं। ये इसकी टेल है, इसकी कॉलर है, ये इसका हेड है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा वो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर है, बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफेज है ये मेनली किसको अटैक करने वाला है, नाम से क्लियर होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब खाने वाला, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरियोफेज क्या करने वाला है, जितने बैक्टीरिया है उनको ईट अप करने वाला है। बैक्टीरियोफेज अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरियोफेज हो गया। अच्छा, इसकी कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि फ्लू हो गया है ना, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारी चीज़ें वायरसेस कॉमनली कॉज करवाते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया है ना। तो एड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एड्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब समझिए आप, एक्वायर्ड मतलब इन्वायरमेंट से मिली है, बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बॉडी के अंदर का डिफेक्ट नहीं है, बाहर से कोई चीज़ एक्वायर हुई है, तो क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड एक्वायर्ड। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी। सिंड्रोम मतलब
सिंड्रोम का मतलब जब बहुत सारी डिफेक्ट साथ में आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी डिजीजेज जब साथ में आ जाती हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एकदम क्लियर हो गया। एक्वायर्ड, बाहर से एक्वायर्ड, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी की कमी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, है ना, तो जो टी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक होता है टी हेल्पर सेल्स, जो हेल्प करता है किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में। मतलब बाहर से कोई एंटीजन आया, उसको रिकॉग्नाइज करा, उसको देखा कि हाँ ये एंटीजन है, हमारे पास इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी होगी बॉडी के अंदर, है ना, हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी है, उसको पहचान कौन रहा है, टी हेल्पर सेल। लेकिन अगर टी हेल्पर सेल डैमेज हो जाता है तो बाहर से कोई एंटीजन आया, अब मानो उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी थी, अब ये मानो आप जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेकिन आपके पास उसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, टाइफाइड हो गया, या जो आपको बचपन में इंजेक्शंस लगती थी, मतलब वैक्सीनेशन होता था, डीपीटी, बीसीजी, है ना, पोलियो वैक्सीन्स, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्ट कर सकते हैं इन सारे ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी के पास क्या है इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ किस एंटीजन को मारने के लिए यूज़ होती हैं, ये कौन बताता है, टी हेल्पर सेल। और जो एड्स है इसके अंदर जो टी हेल्पर सेल है इसी की डेथ हो जाती है। अब आपके पास भले आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी हो किसी एंटीजन के खिलाफ, लेकिन आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करने वाला मर गया है, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। और सिंड्रोम क्यों, क्योंकि अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो बहुत सारी डिजीजेज होंगी, अलग अलग टाइप की डिजीजेज होंगी, है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। और इसको कॉज कौन करवाता है, HIV, मतलब फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वापस से क्लियर हो गया, ह्यूमन के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी करवाने वाला वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया एड्स के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम लोग 12th क्लास का जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायरॉइड की। वायरॉइड्स क्या हैं, अभी हम लोग ने ऐसे कैप्सिड बनाया था और न्यूक्लियर मटेरियल बनाया था, है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये कैप्सिड नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, वायरॉइड, ठीक है, वायरॉइड हो जाएगा, जिसके पास कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, सिर्फ क्या है उसका कोई प्रोटीन नहीं है, कोई प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर नहीं है, कैप्सिड नहीं है, सिर्फ क्या है न्यूक्लियर मटेरियल। और ये न्यूक्लियर मटेरियल कौन सा है, RNA, ठीक है, और वो भी कौन सा, लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लो मॉलिक्यूलर वेट ssRNA, ठीक है। यही होता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि बाकी सब जो DNA वगैरह हैं उनके आसपास कैप्सिड नॉर्मली होता है। वायरॉइड हो गया, समझ गए, इसको डिस्कवर किसने करा था, T.O. डीनर ने, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डिजीज़ भी कॉज करवाता है, उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कौन कॉज करवाता है, वायरॉइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, याद रखना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, किसने कॉज करवाई, वायरॉइड ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रियॉन। अभी देखो क्या हुआ, वायरस के अंदर से अपन ने क्या करा था, बाहर का कोट हटा दिया था, है ना, और उसको अपन ने बता दिया वायरॉइड। प्रियॉन के अंदर क्या होगा, हम लोग कोट रहने देते हैं, अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल था, RNA या DNA जो भी था, उसको हटा दिया और सिर्फ हम लोग ने प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर रख दिया, तो इसको बोलते हैं प्रियॉन, वेयर ओनली द प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर और द कैप्सिड और द सराउंडिंग इज प्रेजेंट बट नॉट द न्यूक्लिक मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, तो इसको प्रियॉन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ डिजीज़ है, कुरू डिजीज़, ये एक्चुअल में साइंटिस्ट थे
कुरू डिजीज़ जिन्होंने डिस्कवर करी थी उनका नाम ही कुरू था, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, एक और डिजीज़ है, उसके दो नाम है, एक इजी नाम है, आप इजी पहले याद कर लो, डिटेल वाला फिर बताता हूँ। मैड काऊ डिजीज़, ये क्या होता है, काऊ को अफेक्ट करती है। कौन कर रहा है ये, प्रियन कर रहा है, मैड काऊ डिजीज़। और उसके अंदर क्या होता है, काऊ को बहुत इचिंग होने लग जाती है, तो वो इचिंग करते करते उसके लेग को अप करके इचिंग करती है उसके एब्डोमेन पे, और वो इतना ज़्यादा इचिंग करने लग जाती है कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से मतलब लेसरेशन होने लग जाता है, स्किन हट जाती है पूरी, और फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है, और वो काऊ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ट्रबलसम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैड काऊ डिजीज़। ठीक है, मैड काऊ डिजीज़। इसका दूसरा नाम है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। इसका मेन रीज़न जो है वो एक्चुअली ब्रेन में है। प्रियन की जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो न्यूरल कंट्रोल को अफेक्ट करती हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जितनी भी न्यूरोमस्कुलर या न्यूरल डिजीज़ होंगी वो मेनली किसकी वजह से कॉज होती हैं, जितने भी प्रियॉन्स के अंदर डिजीज़ होती है वो मेनली किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ब्रेन को। ठीक है, तो बोवाइन मतलब मिल्क जो होता है उससे रिलेटेड बोवाइन नाम दिया उसको, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन का एनलार्जमेंट, मतलब ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय प्रियन। ठीक है, दूसरा नाम क्या उसका डिजीज़ का, मैड काऊ डिजीज़। और दूसरी एक और डिजीज़ क्या है, कुरू डिजीज़। अब हम बात कर लेते हैं लाइकन्स क्या है। लाइकन है एक्चुअल में एल्गी प्लस फंगी। ठीक है, एल्गी और फंगस को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको आप अगर ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ऐसा बोल नहीं पाओगे कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। वो दोनों मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको लगता है ये पूरा एक ही कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लाइकन बोलते हैं इनको। और इनके जो पार्ट है, मतलब जो एल्गी है, इसको फाइकोमाइसिटीज एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। एल्गी जो है इसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगस है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट। ठीक है, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। जो फाइकोबायोंट है मतलब जो एल्गी है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और फूड सिंथेसाइज करती है अपने पार्टनर के लिए, मतलब फंगस के लिए। और फंगस जो होती है वो अपने पार्टनर के लिए, फंगस के हमने कंपोनेंट को क्या बोला है, माइकोबायोंट कंपोनेंट जो है वो अपने पार्टनर के लिए क्या करता है, वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बचने के लिए शेल्टर, पीने के लिए पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स। और खाना कौन प्रिपेयर कर रहा है, एल्गी अगर नहीं आया, उन्होंने पूछा व्हाट डज दी फाइकोबायोंट स्ट्रक्चर इन दी लाइकन हेल्प्स इन, तो आप क्या बोलोगे, इन दी सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और फंगा हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये क्या करने वाली, फूड सिंथेसाइज करने वाली, और ये क्या करने वाली है, शेल्टर, मिनरल्स जैसे कि फॉस्फोरस। ठीक है, और तीसरा इसका काम क्या हो जाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो शेल्टर, मिनरल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, एल्गी क्या कर रही है, फूड सिंथेसिस। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है, माइकोबायोंट, मेरे जैसे भूलना नहीं है जैसे अभी मैं भूल गया था। ठीक है, ये माइकोबायोंट हो गया फंगाई और फाइकोबायोंट एल्गी। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा लाइकन ख़त्म हुआ। और हाँ, एक और चीज़ है, लाइकन जो है ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब लाइकन किसी भी
पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं कर सकते। वो हमेशा जहाँ पे मतलब ग्रीनरी होगी, जहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, वहीं पे शो होंगे ये। जब हम लोग इवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी आएगा, तब इसके बारे में बताऊँगा मैं और ज़्यादा डिटेल में। अभी आपको याद रखना है दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग की ये सारी एडिशनल चीज़ें ख़त्म होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी पर्सनल ट्यूटर और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।